दोस्तों रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर पे रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन रिसेशन एंड कोविड जैसी सिचुएशन के दौरान जब खास तौर पे स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, स्टॉक मार्केट प्रेशर में रहता है, तो ऐसे स्टॉक्स हमें जनरली स्टेबल रहते हुए देखने को मिलते हैं। चाहे वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो 2020 का कोविड हो, चाहे वो 2022 का इन्फ्लेशन पैनिक ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स 40 से 50% टूट गए। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी थी जिनका कि बिजनेस स्लो डाउन में भी चलता रहा। तो क्या रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स नाम की कोई चीज है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं या स्टॉक्स हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको मैं लेके आता हूँ निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल चार्ट पर, और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 2022 में निफ्टी 50 में करीब करीब 18% के आसपास की गिरावट हुई थी। 2020 में हम सबको पता है कि यहाँ पे करीब करीब 38% के आसपास गिरावट हुई थी। 2015 में भी, 2015 का चार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट 2015 में करीब करीब 15 से 17% के आसपास की गिरावट हुई थी। एंड 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हम सबको पता है कि करीब 55 से 60% के आसपास की वहाँ पे गिरावट हुई थी। तो अब ये जो गिरावटें हो रही हैं, राइट, गिरावटें मुख्यतः 2-3 कारणों से हो रही हैं। कोविड जैसी क्रैश की सिचुएशन हमने देख ली, रिसेशन जैसी सिचुएशन हमने देख ली, एंड इन्फ्लेशन का डर हमने देख लिया। जब 2022 में रशिया और यूक्रेन आपस में इधर उधर भिड़ गए थे तो भी मार्केट ने एक तरह से इस तरह की सिचुएशन देखी थी। लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए, थिंक फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू वॉन्ट स्टॉप बाइंग ड्यूरिंग द कोविड लाइक सिचुएशन और रिसेशन लाइक सिचुएशन। जब रिसेशन आता है तो उस समय पर लोग जनरली किन तरह के प्रोडक्ट्स को बाई करना नहीं छोड़ते हैं? आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो डेली यूसेज की चीज़ें होती हैं, जिनके बिना चल नहीं सकता आपका काम, आपको उन तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इनफैक्ट जिन सेक्टर्स में रिसेशन के दौरान स्लो डाउन बहुत ही कम आता है। यानी कि ऐसे रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टेबल टाइप की चीज़ें रहती हैं रिसेशन के दौरान। और स्टेबल का मतलब होता है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, और जब डिमांड रहती है तो सेल्स रहती है, जो सेल्स रहती है तो प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े दिखते हैं उनके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जनरली ऐसी कंपनियों के अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिगार्डलेस इकोनॉमिक सिचुएशन, चाहे 2008 की क्राइसिस हो, चाहे 2015 हो, 2022 हो या 2020 हो, आपको वहां पर ईयर ऑन ईयर कुछ ना कुछ सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम कमेंट्स में टाइप करिए और देखिए कि अगर कल को सब कुछ बंद हो जाए, इवन लॉकडाउन अगर हो जाता है, तो क्या ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? क्या इनके बिना आपका काम चल पाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, डिविडेंड यील्ड 1.86%, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 7 का है, एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों का 7% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 47 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनके सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप देखिए 2015 में 32,000 करोड़ का सेल्स था, 4,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2022 में ये 32,000 करोड़ बढ़ के 52,000 करोड़ हो चुका था, एंड ये 4,000 बढ़ के यहाँ पे 8,900 करोड़ हो चुका था। लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 64,000 करोड़ के आसपास सेल्स है, एंड करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान दे तो आप हर साल आपको कहीं ना कहीं से सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही। अब यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम यहाँ पे है सेगमेंट, फूड एंड बेवरेजेज है, एंड हेल्थ केयर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो सेक्टर्स हैं, राइट, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया या एफएमसीजी सेक्टर हो गया या यूटिलिटी सेक्टर हो गई, पावर सेक्टर हो गई, ये जो सेक्टर्स है, राइट, इनके बिना जिंदगी अधूरी है। अगर आपके घर में बिजली नहीं आती है लॉकडाउन के सिचुएशन में, अगर आपके घर में टूथपेस्ट, साबुन, ये सब चीज़ें नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं से जिंदगी वहाँ पे आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स का देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है।
डेट टू इक्विटी 0.93 का है, पेट्रोस्की स्कोर 5 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 36% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 41 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हिंदुस्तान फूड्स का अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 में 500 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास था। 2023 में यहाँ पे देखें तो 2598 करोड़ के आसपास सेल्स हो चुकी थी एंड 71 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही थी। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देखिए तो 4200 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका है एंड करीब करीब 140-150 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान फूड्स का। इसके साथ ही साथ अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी जनरली दवाओं के बिना काम नहीं चलता है। अब जब कोई बीमारी आ गई, राइट, मान लीजिए किसी को, तो ये नहीं देखती कि लॉकडाउन है, वो ये नहीं देखती कि वॉर सिचुएशन है, वो ये नहीं देखती कि कोविड की सिचुएशन है। वहाँ पर दवाई अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको लेना ही लेना है। तो यहाँ पे सिप्ला की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.93% का है एंड साथ ही साथ डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है। पेट्रोस्की स्कोर हालांकि 4 का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों की 8% के आसपास रही है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें सिप्ला की तो 11,000 करोड़ के आसपास 2015 में सेल्स था, 1200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था। मार्च 2021 की बात करें तो 19,000 करोड़ हो चुका था यहाँ पे सेल्स एंड 2,390 करोड़ हो चुका था यहाँ पे नेट प्रॉफिट। वहीं पे रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 28,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था एंड करीब करीब 3,862 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था सिप्ला का। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पावर सेक्टर की तो यहाँ पे पावर ग्रिड की बात करते हैं। पावर ग्रिड जो है करीब 17% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 3% का है, डेट टू इक्विटी हालांकि 1.47 के आसपास है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 7 सालों का मात्र 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2015 में करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का था। अब इसमें थोड़ी बहुत ही ग्रोथ होती रही है बट होती रही है। 2023 की बात करें तो 45,000 करोड़ का सेल्स हो चुका था, 15,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अब 2020 में आप देखिए तो भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रही, यानी कि लॉकडाउन था, सब घरों में बैठे थे, कार्स वगैरह नहीं परचेज कर रहे थे, रियल स्टेट में प्रॉब्लम आई थी, बट पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं से बिजली की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो पावर सेक्टर में यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होती है। रिसेशन प्रूफ नाम तो खास तौर पे नाम से कुछ होता नहीं है। रिसेशन प्रूफ मतलब ऐसा नहीं कि रिसेशन आ गया, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, बंद हो गए सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि कंपनियों के प्राइसेस में गिरावट नहीं होगी। सभी कंपनियों के प्राइसेस में गिरावट होती है, बट कुछ कंपनियां 50-60% तक टूट जाती हैं, कुछ कंपनियां 20-30-40% तक टूटती हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ के चलनी होती है। यहाँ पे एयरटेल की अगर हम बात करें तो एयरटेल यानी कि टेलीकॉम सेक्टर। अब टेलीकॉम सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि जनरली रिसेशन के दौरान प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है। तो यहाँ पे एयरटेल यानी कि जब आप कनेक्शन लेते हैं, चाहे एयरटेल का लीजिए, चाहे जियो का लीजिए, चाहे किसी का लीजिए, तो जब लॉकडाउन होता है तो क्या आप उसको बंद कर देते हैं? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे तब ऑब्वियसली उसको बंद करेंगे, बट इन जनरल ये चीज़ें चलती रहती हैं, इवन लॉकडाउन के सिचुएशन में, इवन रिसेशन के सिचुएशन में। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी एयरटेल का 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, डिविडेंड यील्ड 0.85%, डेट टू इक्विटी हालांकि यहाँ पे 1.31 का है, लेकिन पेट्रोस्की स्कोर 8 का है। 9 के ऊपर पेट्रोस्की स्कोर होता ही नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फंडामेंटल्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने S4R पर डिस्कस करते रहते हैं। तो इन केस अगर आप वहाँ पे नहीं हैं अभी तक तो जरूर से जरूर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लीजिएगा। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 7 सालों का 15% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 40 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है एयरटेल का। इसके साथ ही साथ अगर हम इसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में करीब 96,000 करोड़ के आसपास सेल्स था, यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था। 2023 में देखें तो ये बढ़ के 1,39,000 करोड़ के आसपास सेल्स हो चुकी थी एंड 12,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे हो चुका था नेट प्रॉफिट। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए 2,10,000 करोड़ का ओवरऑल सेल्स है एंड यहाँ पे करीब 33,000 करोड़ रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, हालांकि सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2-3 सालों के दौरान में ये
लॉस मेक भी कर रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब स्पेक्ट्रम की बातें होती हैं, 3G से मूव कर रहे हैं 4G में, 4G से मूव कर रहे हैं 5G से मूव कर रहे हैं 6G में, तो ऐसे में ऐसी कंपनियों के पास एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं इनको, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनके कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के डाटा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सारी बातें जब आप एनालिसिस करते हैं, राइट, एनालाइज करते हैं किसी कंपनी को, तो कंपनी के पीछे जो स्टॉक होता है, स्टॉक के पीछे जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली रिसेशन प्रूफ स्टॉक टेक्निकली कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में एंड मार्केट के पैनिक की सिचुएशन में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी की रिसेशन जैसी सिचुएशन में भी डिमांड कम नहीं होती है। तो ऐसे बिजनेसेस को हमें एक्सप्लोर करना होता है एंड बेस्ड ऑन दैट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, तो रिसेशन प्रूफ स्टॉक ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेशन प्रूफ माइंडसेट, क्योंकि जनरली ग्रेट बिजनेसेस जो होते हैं उनमें मार्केट की गिरावट के साथ तो गिरावट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिकवरी दिखाते हैं। वीक बिजनेसेस रिसेशन सिचुएशन जैसी सिचुएशन के बाद भी स्ट्रगल करती रहती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए बैलेंस शीट पर कंपनी की, हमेशा ध्यान दीजिए उनके फंडामेंटल्स पर, बिजनेस की लॉन्जिटिविटी पर एंड गुड मैनेजमेंट पर। सो नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, आप ये देखिए कि क्या सर्टेन बिजनेस टेम्पोररी स्लो डाउन को सर्वाइव कर सकता है, क्या मेरा जो स्टॉक है वो बियर मार्केट को झेल सकता है, क्योंकि बियर मार्केट टेम्पोररी होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेसेस सर्वाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है जहाँ पे निफ्टी 50 में कितने फॉल्स हुए थे ग्लोबल क्राइसिस एंड कोविड जैसी सिचुएशन में। यहाँ पे 2008 का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, 2022 का एंड 2020 का। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 में करीब 50 से 60% की गिरावट हुई थी 2008 में, 37 से 38% की कोविड में एंड 18% के आसपास, 20% के आसपास गिरावट हुई थी 2022 के इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक जैसी सिचुएशन में। यहाँ पे एफएमसीजी में देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कंपैरेटिवली कम गिरावट हुई थी, नेस्ले में रिकवरी जल्दी देखने को मिली थी। एफएमसीजी स्टॉक्स मोरओवर स्टेबल हमें देखने को मिले थे 2022 के गिरावट में। फार्मा की अगर हम बात करें तो सन फार्मा यहाँ पे मार्केट को रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दिया था 2008 की गिरावट में। हालांकि जैसे कि हमने कहा गिरावट सभी स्टॉक्स में होती है, बट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है ये दिलचस्प होता है हमारे लिए। यहाँ पे 2020 की बात करें तो सिप्ला ने आउट परफॉर्म किया था कई सारे सेक्टर्स को एंड फार्मा सेक्टर ओवरऑल 2022 में हमें डिफेंसिव देखने को मिला था। 2022 में जब रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े थे तो फार्मा सेक्टर में रिलेटिवली हमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम एंड यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी जो है करेक्शन तो हुई थी बट स्टेबल देखने को मिला था देन कंपेयर टू द मोर साइक्लिकल स्टॉक्स। एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे 2020 में डाटा यूसेज सर्ज हमें देखने को मिला था। 2020 में सब लोग घरों में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया तो डाटा का एकदम से इस्तेमाल होना ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में जियो हो गया या एयरटेल हो गई, इन सब में हमें कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी देखने को मिली थी और सेम सिचुएशन हमें 2022 में भी देखने को मिला था, खासतौर पे यूटिलिटीज एंड टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। सो ऑल इन ऑल चाहे 2008 हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2022 हो, एफएमसीजी सेगमेंट हो गया, टेलीकॉम यूटिलिटी सेगमेंट हो गया, इन सभी में कहीं ना कहीं से डिमांड बनी होती हुई हमें देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है अगर रिसेशन आता है या लॉकडाउन जैसी चीज़ें होती हैं, हालांकि उसकी उम्मीद अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है, बट अगर ऐसी सिचुएशंस होती है तो किन तरह के स्टॉक्स हमें स्टेबल रहते हुए देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलिए।